वाइज डिसीजन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम उत्तम गैल्वा मेटालिक्स और उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि इन दोनों कंपनियों को इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट चेन्नई में भर्ती कराया गया था और माननीय न्यायालय ने 30 अप्रैल 2020 को अपना अंतिम फैसला सुनाया। यदि आप भी एक शेयरधारक हैं और अपने निवेश के संबंध में आपके कोई प्रश्न हैं, तो यह आपके लिए एक जरूरी वीडियो है। इस वीडियो में हम CRIP शुरू होने की तारीखों और रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण के बारे में और COC की पात्रता मानदंड के बारे में और अनुलग्नक फॉर्म A, B, C, G और E के बारे में। दूसरा बिंदु Approval of resolution plan and voting details and selection process के अनुमोदन पर होगा। दूसरा बिंदु हितधारकों की श्रेणी और उनकी दावा राशि और प्रावधानित राशि के बारे में होगा। चौथा बिंदु Implementation of resolution plan and the monitoring committee details के निर्माण पर होगा। पांचवा बिंदु वर्तमान घटनाक्रम और फाइलिंग गतिविधियां पर होगा। उत्तम गलवा मेट्रिक्स और उत्तम वैल्यू स्टील्स RBI की डिफॉल्टरों की सूची में शीर्ष पर थे। इसीलिए क्रिप 11 जुलाई 2018 को शुरू किया गया था और इसे 7 मई 2019 तक बढ़ा दिया गया था। COC ने समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया और विभिन्न निवेशकों को अधिग्रहण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कंपनी की स्थिति, उत्पादन क्षमता और उत्पाद निर्माण क्षमताओं जैसे कंपनी के संपूर्ण प्रोफाइल को प्रकाशित किया था। दुनिया भर में कई निवेशकों ने इन कंपनियों के अधिग्रहण के लिए रुचि व्यक्त की और उन्होंने एक संलग्न लिफाफे में रुचि की अभिव्यक्ति आवेदन भेजे। संकल्प योजनाओं के आधार पर कार्वल निवेशकों और नितिया को चुना गया। कावल और निथिया कैपिटल ने यह कहते हुए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया कि उनकी योजना SEC 30-2 इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 के साथ शिकायत है। आपको क्या लगता है कि COC ने कावल के निवेशकों और निथिया कैपिटल के समाधान योजना को क्यों चुना? चलो पता करते हैं। बाजार में अन्य प्रतियोगी भी थे जो इन कंपनियों का अधिग्रहण करने के इच्छुक थे, लेकिन COC ने पाया कि कावल्स और निथिया कैपिटल की योजना अधिक आकर्षक थी और वे अनुलग्नक प्रपत्र A, B, C, D और में निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते थे। ये फॉर्म हैं जिनमें पात्रता मानदंड शामिल हैं और इच्छुक कंपनियों को उन सभी को पूरा करना होगा। ये रूप अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ये रूप स्पष्ट व्याख्यात्मक हैं। मैं केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करूंगा, विशेष रूप से वे बिंदु जो निवेशकों के बीच विरोधाभास और भ्रम पैदा कर रहे हैं। और इस वीडियो का उद्देश्य भ्रम को दूर करना और यह पता लगाना है कि क्या यह कंपनी भविष्य में इक्विटी ट्रेडिंग फिर से शुरू करेगी या नहीं। अब हम प्रस्तावित समाधान योजना और COC के लिए समाधान आवेदक द्वारा दी गई प्रावधानित राशि की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है, कुल हितधारकों की 4 श्रेणियां हैं। अन्य सुरक्षित वित्तीय लेनदार, असुरक्षित वित्तीय लेनदार, परिचालन लेनदार और सरकार। कुल दावा की गई राशि 4263.00 करोड़ रुपए है और प्रावधानित राशि 1056.86 करोड़ रुपए है। यह संकल्प प्रस्तावित योजना महत्वपूर्ण बात है और इससे हमें कंपनियों की भविष्य की संभावनाओं के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है और हम यह भी निष्कर्ष निकालने में सक्षम होंगे कि पिछले प्रमोटरों के अलावा खुदरा शेयर धारकों और अन्य निवेशकों को इस समाधान योजना से कोई लाभ मिलेगा या नहीं।
जैसा कि इस प्रस्तावित संकल्प योजना में दिया गया है। बिंदु संख्या ए अग्रिम निपटान राशि के बारे में बात करता है। इसका भुगतान सीओसी के लिए किया जाएगा। और बिंदु संख्या बी में समाधान आवेदक इक्विटी निवेश के बारे में बात करता है। यहाँ रिजोल्यूशन आवेदक का स्पष्ट इरादा इक्विटी में निवेश करने का है। बिंदु संख्या के में समाधान आवेदक वित्तीय लेनदारों के लिए 5% इक्विटी भागीदारी की पेशकश कर रहा है, जो 3 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। यह प्रस्तावित समाधान योजना कुछ शर्तों के अधीन है, जैसा कि समाधान योजना के भाग डी मद 1 में निर्धारित किया गया है। समाधान योजना की भौतिक शर्तों में से एक है, उत्तम गलवा मीट्रिक के लिए प्रस्तावित समाधान योजना को सीओसी द्वारा अनुमोदित किया जाना है और इस कंपनी का नियंत्रण तुरंत स्थानांतरित किया जाना है। एक अन्य शर्त उत्तम मूल्य के स्टील्स को गलवा मीट्रिक्स के साथ जोड़ने की है। साथ ही इन कंपनियों के इंटरलिंकेज को सीओसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। उत्तम गलवा का मुख्य उत्पादन कच्चा माल है और उत्तम वैल्यू स्टील का मुख्य उत्पादन तैयार उत्पाद है। यहाँ उत्तम गलवा कच्चे माल के प्रदाता के रूप में कार्य करता है, इसलिए इंटरलिंकेज आवश्यक था और यह भी सफल समाधान आवेदकों की मुख्य शर्त थी। उत्तम वैल्यू स्टील के स्टेक होल्डर और गैल्वा मेटालिक के स्टेक होल्डर एक ही हैं। केवल दावा की गई और प्रावधानित राशि अलग अलग हैं। यहाँ प्रावधानित राशि 775 करोड़ रुपए है और दावा की गई राशि 3087.29 करोड़ रुपए है। उत्तम वैल्यू स्टील और गैल्वा मेटालिक्स के लिए प्रस्तावित समाधान योजना समान है। यहाँ से मैं माननीय एनसीएलटी अदालत द्वारा सुनाए गए आदेश की सामूहिक रूप से व्याख्या करेंगे। विशेष रूप से बिंदु संख्या 10 ने कई शेयरधारकों के बीच बहुत भ्रम पैदा किया है। मुझे इन बिंदुओं को उद्धृत करते हुए कई मेल प्राप्त हुए, विशेष रूप से बिंदु संख्या 10, 11 और राहत की मांग। इसलिए मैं इन आदेशों को पढ़ूंगा और माननीय न्यायालय के आदेशों को इसके वास्तविक मूल्यों में व्याख्यायित करने का प्रयास करूंगा। यहाँ बिंदु संख्या 10 और 21 में उसके बाद कॉर्पोरेट देनदार पूंजी में कमी करेगा, जिससे सभी इक्विटी शेयरधारक और कॉर्पोरेट देनदार के वरीयता शेयर बिना किसी भुगतान के रद्द हो जाएंगे। इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य कॉर्पोरेट देनदार के पूंजी भंडार में स्थानांतरित किया जाएगा। न्यायालय के आदेश से इन बिंदुओं संख्या 10 एवं 21 को पढ़ने के बाद मेरा मानना कि यहाँ पूंजी में कमी का मतलब इक्विटी फेस वैल्यू को 1 रुपये से घटाकर 10 रुपये करने के बारे में है। इस विशेष प्रयोजन वाहन को एक निगरानी समिति के रूप में बुलाया जाएगा, जिसमें वित्तीय लेनदारों के 2 प्रतिनिधि, सफल समाधान आवेदक के 2 प्रतिनिधि और सफल समाधान आवेदक द्वारा नामित एक बाहरी विशेषज्ञ और सफल समाधान आवेदक और वित्तीय लेनदारों द्वारा नामित एक बाहरी विशेषज्ञ शामिल होंगे। आइए बिंदु संख्या 11 पर एक नजर डालते हैं। इस बिंदु पर संकल्प आवेदक 10 रुपये अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के जलसेक के बारे में बात कर रहा है। यहाँ 1 रुपये के अंकित मूल्य से 10 रुपये के अंकित मूल्य तक इक्विटी पूंजी में कमी करने के लिए अंकित मूल्य के सभी पुराने शेयरों को मिटा दिया जाना चाहिए और उस राशि के बराबर को केंद्रीय डिपॉजिटरी के पूंजी भंडार में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद समाधान योजना को लागू करने के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य के 1 मिलियन शेयरों से अनधिक नई इक्विटी का उपयोग किया जा सकता है। इस आदेश का अर्थ है, यहाँ नए आने वाले शेयरधारक कुछ और नहीं बल्कि कावल इन्वेस्टर्स और निथिय कैपिटल हैं।
अनुलग्नक फॉर्म डी और ई में संकल्प आवेदक ने यह स्पष्ट किया कि उनमें से जो कभी भी 26% नियंत्रण हिस्सेदारी लेते हैं, उनके पास प्रमोटरशिप वोटिंग अधिकार होंगे। यहाँ नए आने वाले शेयरधारक सदस्यता लेंगे का अर्थ है पूंजी में कमी के बाद पहले से मौजूद शेयरों में और इक्विटी जोड़ना। माननीय न्यायालय के आदेश की मेरी समझ के अनुसार मौजूदा शेयर धारकों के लिए 10 शेयरों को एक शेयर में घटाकर पूंजी में कमी की जाएगी और नए आने वाले शेयरधारक 1 करोड़ रुपये के 10 रुपये के अंकित मूल्य के 10 लाख शेयर का निवेश करेंगे। अब माननीय न्यायालय के आदेश में मांगी गई राहत खंड की ओर चलते हैं, क्योंकि ये वे बिंदु हैं जिन्हें यूवीएसएल को स्टॉक एक्सचेंजों से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। अब बिंदु 8 पर चलते हैं। माननीय न्यायालय ने कहा कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंज समाधान योजना से बाध्य होंगे उस सीमा तक जो उनके विनियमों के साथ असंगत नहीं है और हद तक आईबीसी सेबी के विनियमों पर हावी है। यहाँ मांगी गई राहत और कुछ नहीं, अधिकारों की अस्थायी मंजूरी है, लेकिन फ्री पास वॉक ओवर बिल्कुल नहीं है। यहाँ राहत देने का कारण समाधान योजना का क्रियान्वयन, पूंजी कटौती की प्रक्रिया करना है। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंजों से इक्विटी ट्रेडिंग को निलंबित करना आवश्यक था, क्योंकि पहले निगमन शुल्क दस्तावेज और सभी आवश्यक दस्तावेज पिछले प्रमोटरों के नाम पर पंजीकृत थे। अब इन कंपनियों को नए प्रमोटरों के नाम पर बदलना और पंजीकृत करना आवश्यक है, क्योंकि पहले निगमन शुल्क दस्तावेज और सभी आवश्यक दस्तावेज पिछले प्रमोटरों के नाम पर पंजीकृत थे। इसे पूरी तरह से मिटाना होगा और उन कंपनी दस्तावेजों को नए प्रमोटरों के नाम पर बदलना और पंजीकृत करना आवश्यक है। इसलिए इन कंपनियों को डीलिस्ट करना जरूरी है। माननीय न्यायालय के आदेश के बारे में मेरी समझ के अनुसार स्पष्ट संकेत हैं कि आदेश है कि ये कंपनियां राष्ट्रीय एक्सचेंजों में व्यापार फिर से शुरू करेंगी। इसके अलावा इक्विटी स्वैपिंग भी हो सकती है, क्योंकि गैल्वा मेटालिक्स और वैल्यू स्टील्स का विलय किया जा रहा है। मैं शेयर स्वैप अनुपात के बारे में अनुमान नहीं लगा सकता, यह निगरानी समिति के फैसलों पर निर्भर है। शेयर धारकों के बीच भ्रम को दूर करने के लिए मैं माननीय न्यायालय के आदेश से इन संभावनाओं की व्याख्या कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।